हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है, राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक समय था जब सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के ज्यादातर हिस्सों में अपना विस्तार किया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी ने अपना विस्तार किया और अब दक्षिण भारत में भी पैठ बनाने की कंक्रीट प्लानिंग है। एक वो समय था जब अटल और आडवाणी का युग हुआ करता था। उस दौर में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को आधार बनाकर अपना विस्तार किया और बदलते समय के साथ अब भाजपा ने अपने मुद्दे भी बदले और समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचने के लिए उसने कई कार्यक्रम चलाए, जिनकी मोदी सरकार में झलक स्पष्ट दिखती है। शहरों को स्मार्ट करने से लेकर गांव तक लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे शहरों से लेकर ग्रामीण भारत तक न सिर्फ बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई, बल्कि लोगों के जीवन में भी आमूलचूल बदलाव दिए। घर घर शौचालय, घर घर नल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने भाजपा को बड़े स्तर पर चुनावी लाभ भी दिए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, प्रधानमंत्री जनधन योजना, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने गांव तक भाजपा की पहुंच आसान बना दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कुछ काम ऐसे भी हुए जो एक समय पर काफी विवादित रहे और सरकारों ने उससे दूरी भी बनाए रखी, पूर्ववर्ती सरकारों ने। जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 और मुस्लिम महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए 3 तलाक को खत्म करना, नागरिकता संशोधन कानून और एक देश एक टैक्स जैसे जीएसटी सिस्टम को अप्लाई करना पूरे देश में। राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान इन सारे कामों ने बीजेपी को दिलाई है। राम मंदिर का निर्माण भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ, लेकिन भाजपा के ही शासनकाल में जिस तरह से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसने भाजपा के सांस्कृतिक अभियानों को और ज्यादा मजबूत करके देश की बहुसंख्यक आबादी तक पहुंचने की राह आसान कर दी। इन सब के साथ बीते कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जिस तरीके के फैसले हुए, उसने भी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया। एक समय तक सिर्फ सवर्णों की पार्टी का टैग लगाने वाली बीजेपी अब अपनी पहचान देश के अलग अलग वर्गों तक बना चुकी है, जिसमें दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं और उस आबादी के हिसाब से सरकार से लेकर संगठन तक प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर यह संदेश देने की कोशिश की कि देश के हर नागरिक की खुशहाली और तरक्की उसकी प्राथमिकता है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसके एजेंडे में सिर्फ हिंदू समाज की अगली जातियां रहती हैं। भाजपा के ऊपर हमेशा कभी आरक्षण के खिलाफ तो कभी दलित और पिछड़ी जातियों के खिलाफ फैसलों के आरोप लगाए जाते हैं। उत्तर भारत में हर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हैं, लेकिन फिलहाल बीते कुछ वर्षों से विपक्ष को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी लगातार अपनी सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, रिपीट कर रही। इन सब के अलावा लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान हमारी संसद है। हमारे देश को नई संसद देने का काम, उसका प्रस्ताव बनाने से लेकर के उसके ईंटे गारे तक का इंतजाम और फिर एक भव्य संसद में नए सिरे से राजनीति आगे बढ़े,
इसकी परिकल्पना से लेकर के अमली जामा पहनाने तक का काम भारतीय जनता पार्टी की इसी मौजूदा राजनीतिक शाखा ने किया है, राजनीतिक इकाइयों ने किया है, राजनेताओं ने किया है। आज इस मुद्दे पर जब भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है, हम भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी ने अपने भीतर कितना बदलाव किया है, उस बदलाव का कितना इंपैक्ट राजनीति पर पड़ा है, आम लोगों पर पड़ा है। विपक्ष जो आरोप लगाता है वो आरोप हवा में नहीं है, विपक्ष का भी अपना एक स्थान है लोकतंत्र में। उन आरोपों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के क्या जवाब हैं? क्या उन आरोपों से भारतीय जनता पार्टी अपने वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाकर उनको भी साथ में लेकर के आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश रही है? ये सारी चीजें आज हमारी इस शेखर वार्ता में होंगी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बयान जिससे इस चर्चा को एक आधार मिलेगा। देश की राजनीति में दो धाराएं बहुत स्पष्ट हो गई। एक धारा बनी सत्ता आधारित राजनीति की, तो दूसरी धारा बनी सेवा आधारित राजनीति की। सत्ता को प्राथमिकता देने वाली राजनीति का धीरे धीरे पतन होने लगा और सेवा भाव वाली राजनीति को धीरे धीरे लोगों का भारी समर्थन मिलने लगा। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है। राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रहित, सर्वोपरि, ये हमारी पहचान बन गई है। भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, पार्टी के मूल्य और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं, देश के लिए जीता है। आज भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बनी है। गरीब कल्याण योजनाओं ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन जन का भरोसा जीतने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व पर गर्व करती है और मैं प्रदेशवासियों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न भी हैं, उन्होंने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार होगी और कांग्रेस के ऊपर देश हंसेगा, क्योंकि कांग्रेस ने संसद में जब हमारे सदस्यों की संख्या 2 थी तो उन लोगों ने उपहास उड़ाया था। तब वह तो आशीर्वाद में देख रहा हूं कि फलीभूत हो रहा है, जो परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी, अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उस समय जयप्रकाश जी को अपने मंच में स्थान दिया था। कभी भी इन्होंने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया नहीं। ये गैर बराबरी हर स्तर पर चाहते हैं। क्या 2014 से पहले भारत के अंदर सड़कें नहीं थी? क्या 2014 से पहले यूनिवर्सिटीज नहीं थी? क्या भाखड़ा नंगल बांध आपने बनाया है? जिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आप लगातार इलाज कराते हैं, वो आपका बनाया हुआ है। भारत का जितना विकास है वो कांग्रेस पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी जिस दौर में आज पहुंच गई है, इसके पीछे बहुत सारे उसके कार्यकर्ताओं का श्रम है, उनकी अपनी मेहनत है। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है,
और उसकी तमाम प्रदेशों में, केंद्र में सरकार है। इसलिए बीजेपी के इस वैचारिक आंदोलन पर चर्चा हम आज करने जा रहे हैं और इस पूरे चर्चा के दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहेंगे, जिसमें प्रशांत कुमार उमराव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राकेश प्रजापति जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ धीरज सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, संजीव तारनाथ जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अभ्यानंद शुक्ल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले, क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती होती है कि वो विपक्ष को भी साथ में लेकर के चलता है और इस तरह से लेकर के चलता है कि उसकी जो बात है वो ये मानी जाती है कि जनता के बीच में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, सरकार को पथभ्रष्ट या पथ से भटकने से रोकने के लिए भी उसकी आवाज का एक महत्व होता है। राकेश प्रजापति जी, सबसे पहले मैं आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ हाल में अभी अपनी सरकार चला रही है, 17 से लेकर के आगे, फिर अभी 27 में आगे चुनाव है। इससे पहले भी हमने बीजेपी का दौर देखा है 90 के दशक में। जिस दौर में आपने भारतीय जनता पार्टी को आज देखना शुरू किया है, कितना बदलाव आपको नजर आता है? एक वो भाजपा जिसकी कभी 2 सीटें थीं और फिर आपसे लड़ते लड़ते आपकी चुनावी प्रतिद्वंदिता को पीछे छोड़ते हुए आज पूर्ण बहुमत की सरकार। शेखर जी, देखिए, निश्चित रूप से भाजपा के संगठन ने काम किया है, ऐसा नहीं है, इस बात को मान रहा हूँ। भाजपा के संगठन ने काम किया, इसलिए यहाँ तक पहुंचे, ये कैसे ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं कहना था, अभी मैं आपको सुन रहा था, बिल्कुल सही बात आपको बोली। अगर भाजपा हार्ड हिंदुत्व की बात नहीं करती है तो आए दिन जिस तरीके से आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से अन्याय, अत्याचार, शोषण और दोहरा मापदंड अपनाए जा रहे हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती किसे याद नहीं है? 69,000 शिक्षक भर्ती 6 साल हो गए उस भर्ती को हुए। उस 6 साल से भर्ती होने के बाद लगातार पिछड़े वर्ग के लोग उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में इको गार्डन में पिछले 6 सालों से लगातार वहां पर बैठे हुए हैं और 12,000 पिछड़े पदों पर डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज तक न्याय नहीं मिल पाया और इसको बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। हाँ, संभल में कोर्ट ने ऑर्डर दिया जाता है तो 1 घंटे में सर्वे हो जाता है, टीम बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मामला पिछड़ों से जुड़ा हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 12,000 पिछड़ों के पदों पर ये डकैती केवल यादव समाज पर नहीं थी। मैं बताना चाहता हूँ, ये डकैती पाल, प्रजापति, नाई, भीमर, तेली, कहार, केवट, मंगला, राजवर, साथी, कुशवा, सैनी, सैन, सविता, विश्वकर्मा, इन सब समाज के लोगों पर थी। इनके पदों पर डकैती डालने का काम किया गया। आज तक भाजपा ने इस पर न्याय दिलाने का काम क्यों नहीं किया, ये भाजपा के प्रवक्ता बताए। कई बार उन लोगों ने ओम प्रकाश राजभर के घर को घेरा है, कई बार उन लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के घर को घेरने का काम किया। आखिर केशव मौर्य का पिछड़े नहीं है क्या? ओम प्रकाश राजभर पिछड़े नहीं है? संजय निषाद जी पिछड़े नहीं है? दूसरा, मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पर बोला था कि ये भाजपा की सरकार आई थी तो इन्होंने ये कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में एक ऑर्डर लेकर के आए थे, जीओ लेकर के आए थे। इस ऑर्डर में 17 जाति, अनुसूचित जाति, जिसमें कहार, केवट, मल्ला, राजवर, बिंद, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, राजवर, बिंद, माझी, ये 17 जातियां थी। 2018 में सर्कुलर जारी करके इनको अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाता है। आज 18 से लेकर के 26 साल हो गए, 8 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार चल रही है इनकी। डबल इंजन की सरकार में आज तक इन 17 जातियों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? बताएं ना, बताएं। बाकी देखिए, एनएसएस के नाम पर इस देश में क्या हो रहा है ये सब लोग जानते हैं। ठीक है राकेश जी, आपकी बात हमने समझ ली है। अब हम इस चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। संजय जा रहा है, नॉट
टेबल के नाम पर जो है लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछड़ों के दलितों के पद को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, एनएफएस दिखा दिया जाता है। और क्या बताऊं, बताइए और भी बता ठीक है, नेट गारंटी के बाद हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। हम कांग्रेस के पास चलते हैं। संजीव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजीव जी, बहुत सारे विषय समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाले गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि केंद्र की सरकार में लंबे समय तक कांग्रेस रही, अब जिस तरीके से आए दिन कांग्रेस पर बीजेपी हमला बोलती है, उस दौर के कार्यकाल पर सवाल खड़े करती है, आज आपके पास भी मौका है कि आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर सकते हैं जब उनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, बात करते हैं 2014 से। जब 2014 के लोकसभा चुनाव थे तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे सपने दिखाए थे। देश की जनताओं के, देश के युवाओं के साथ वादा किया, देश की महिलाओं के साथ वादा किया और देश के हर उस तबके के साथ वादा किया और उसको एक ऐसी तस्वीर दिखाई कि जब अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो पता नहीं उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। बट 2014 से लेकर के आज हम 2026 में खड़े हैं। पिछले 12 सालों के अंदर सिर्फ देश को बेरोजगारी की तरफ धकेलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। समाज के हर उस तबके की मैं बात करना चाहूंगा, चाहे वो युवाओं की बात हो, तो हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 23% है 2024 के सर्वे के अनुसार। इतनी बेरोजगारी दर 2014 से पहले 55 साल कांग्रेस ने राज किया उस समय भी नहीं थी, जो कि 2014 के अंदर ये दिखा करके आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ ये, बहुत हुआ वो। तो इस तरीके के बड़े बड़े इन्होंने बहाने बनाए, बड़े बड़े जुमले करे और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करी कि 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएंगे। और उसके बाद गृह मंत्री जी एक बार टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं वो तो एक जुमला था जो जुमले की तरह कह दिया, उसके उस बातों को आप सीरियस मत लीजिए। तो आप समझिए कि 2014 में किस तरीके से बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। इन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े नेता, जब गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा या 20-25 रुपए महंगा हो जाता था, उस समय सिलेंडर 400 रुपए का मिला करता था, तब इनकी पार्टी के नेता सिलेंडर लेकर के बैठ जाते थे रोडों पे और कहते थे कि सिलेंडर बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है, जो डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है वो नहीं गिरना चाहिए, इससे भारत की साख गिरती है। तो आज की डेट में क्या हो रहा है जनाब, आज भारत की साख नहीं गिर रही, जब डॉलर के मुकाबले रुपया इतना ज्यादा गिर चुका है जितना कि पिछले देश आजाद हुए से लेकर के अब तक नहीं गिरा था। तो हर एक तबके के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। चाहे आप पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के बात कर लीजिए, एलपीजी को लेकर के बात कीजिए, महंगाई को लेकर के बात कर लीजिए, हर एक तबके के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों के अलावा कोई बात नहीं करी। सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए हिंदू मुसलमान की राजनीति करी, तुष्टीकरण की राजनीति करी, उसके अलावा कोई भी ऐसे काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के करे हुए कार्यों का बेनिफिट लेने की कोशिश करी। और जब बात आई नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी की, तब इन्होंने कहा कि नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी के समय ये हो गया, नेहरू जी के समय वो हो गया। अरे साहब, पिछले 12 सालों से आप सत्ता के अंदर हैं, आप बताइए आपने क्या किया। 2014 से लेकर के तो आप हैं, 2014 से आप बताइए कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। चलिए ठीक है, अब आपकी भी बात हमने रख दी है, आपने भी अपनी बात यहां पर रख दी है संजीव जी। अब हम इसका जवाब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनसे लेंगे। लेकिन बीजेपी के पास जाने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं, क्योंकि बीजेपी ने जब 90 के दशक में अपनी सरकार बनाई, उस समय पर एक ट्रेंड यह सेट हुआ कि हम बहुत सारे दलों को साथ में जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जेडीयू बीजेपी का पारंपरिक पुराना दोस्त है, कुछ उतार चढ़ाव पिछले 25-30 साल में हमने देखे, लेकिन आज भी दोनों की सरकार बिहार में चल रही है, देश में अलग अलग जगहों पर वो साथ में चुनाव लड़ते आए हैं। धीरज जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि बीजेपी के साथ में जब जेडीयू का पहली बार गठबंधन हुआ, वो दौर दूसरा था, वो नेता दूसरे थे, लेकिन उनमें से बीजेपी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इधर से जॉर्ज फर्नांडीज, नीतीश कुमार, तो बहुत सारे नेता अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो हैं उसमें बीजेपी के साथ में आपकी दोस्ती, आपकी सरकार, उसका अनुभव क्या बता रहा है? देखिए शेखर जी, जदयू और भाजपा का करीब
1990 से ही संबंध रहा है और एक लंबा अरसे से संबंध रहा है और मधुर संबंध रहा है। और हम लोग कहते भी हैं कि जदयू और बीजेपी का नेचुरल अलायंस है। बीच में कुछ समय के लिए 2 बार इधर उधर हुआ था, क्योंकि राजनीति में स्वाभाविक बात है, कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं, लेकिन हमारा नेचुरल अलायंस रहा है। और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी का भी बहुत गहरा रिश्ता है, आप देखे होंगे। और बिहार में हम लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और जब से भाजपा और जदयू की सरकार बनी है तब से बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। तो हर एक क्षेत्रों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, इन सब चीजों में। और बिहार का जो परसेप्शन जो गड़बड़ हो गया था, जो कांग्रेस और आरजेडी वाले लोगों ने जो बिहार का परसेप्शन बदल दिया था, अपहरण के लिए, छिनैती के लिए, गुंडई के लिए, कत्लेआम के लिए, रोडों पर सरेआम कत्लेआम किए जाते थे, ये सब परसेप्शन से माननीय नीतीश कुमार जी ने बाहर निकाला। ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी जो 2005 में सत्ता संभाली तो कोई फूलों का हार नहीं मिला था, ताज नहीं मिला था, कांटों का ताज मिला था। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत प्रयास किया। इसमें हमारे भाजपा का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि अब तो हम लोग एनडीए कहते हैं, न भाजपा न जदयू, एनडीए के साथी बनकर काम कर रहे हैं। आज भाजपा का स्थापना दिवस है, इस पर हम और हमारे जदयू परिवार के तरफ से हम भाजपा के सारे तमाम वरीय या साधारण सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए। और हम लोग के लिए भी खुशी का ये वर्ष है, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी के बाद हमारे पार्टी में माननीय उनके पुत्र माननीय निशांत बाबू का आगमन हुआ है। निशांत बाबू चारों तरफ घूम रहे, सब चीजों को बढ़िया तरह से देख रहे, संभाल रहे हैं। एक हम लोगों में और ऊर्जा आई है, क्योंकि हम लोग खोज रहे थे, बहुत पुरानी हमारी मांग थी कि कोई तो व्यक्ति आए जो कि हम लोग, चूंकि हम लोग भी शेखर जी युवा ही हैं, और हम लोग चाहते थे कि कोई न कोई माननीय नीतीश कुमार जी के बाद ऐसा चेहरा आए जो सर्वमान्य हो, जो हमारे बिहार में लौ कुश की समीकरण की पार्टी बोली जाती है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अपने दम पर काम किया, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सभी वर्गों के लिए काम किया, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो गड़बड़ करते थे, वो सब चीजों में भी कमी आई, ये झगड़ा बंद हुआ। उसके बाद में माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वर्ण समाज के लोगों के लिए भी इतना बढ़िया काम किया कि जो लोग हमारे साथ रहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से पीछे छूट गए हैं, उसको भी समानता दिए हैं। ये हमारे नीतीश कुमार जी की उपलब्धि रही है। और ठीक है, माननीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए, या आप पुलिस विभाग में भी आरक्षण देने का काम किया है, नगर निकाय चुनाव हुए या पंचायती राज चुनावों में भी आरक्षण देकर उस महिला को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। धीरज जी, आपने अपनी बात रखी, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने में जो आपका सामंजस्य रहा है शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के अलग अलग कैडर्स का, वो बेहतरीन रहा है। इस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं, सरकार तो बनेगी तो काम करेगी ही, उन कामों को आपने भी सामने रखा है। अब मैं प्रशांत पटेल जी के पास जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन उससे पहले जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई है, उसमें एक महीन बात है जिसको हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है। वो ये है कि जब प्रदेश की राजनीति पर आप आते हैं तो हर प्रदेश में अलग अलग जातियों में विभाजन है। खासतौर से जो पिछड़ी जातियां हैं उसके अलग अलग अपने अपने लीडर्स हैं, इसी तरीके से SC ST में हैं, और सवर्णों में भी अलग अलग आपने सम्मेलन होते हुए देखे हैं कि कोई वैश्य सम्मेलन है, कोई ब्राह्मणों का महासभा है, तो इस तरीके से क्षत्रिय महासभा, इस तरीके की सभाएं आपने लगते हुए देखी हैं। यही चीज पिछड़ों में भी जाती है, यही चीज दलितों में भी जाती है, जिसमें क्षेत्रीय दल जो होते हैं या जो प्रदेश तक सीमित होते हैं, भले वो राष्ट्रीय पार्टियां हो, लेकिन उनकी पूरी जोर आजमाइश रहती है उस क्षेत्रीय गणित पर। जब आप राष्ट्रीय दलों पर जाते हैं, कांग्रेस जैसी पार्टी की बात करते हैं, तो उसके पास अपना एक चंक होता है। वो किसानों की बात करेगी, महिलाओं की बात करेगी, मजदूरों की बात करेगी, युवाओं की बात करेगी, और इन 4-5 चीजों में पूरी कैटेगरी, पूरी जातियां, सारा समाज अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। यह एक राष्ट्रीय दल की बात रखने की स्टाइल होती है, उसका तरीका होता है। और क्षेत्रीय दलों में हमने देखा कि किस तरीके से एक एक जाति को गिनाया गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों चीजों से लड़ाई करी है, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सरकार है और राज्यों में भी सरकार है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा प्रशांत पटेल जी कि माइक्रो और मैक्रो पॉलिटिक्स में बीजेपी को
उस दौर से जब आपकी 2 सीटें थीं, चलते हुए यहां तक पहुंचने में किस तरीके की बाधाएं आई हैं और किस तरीके की रणनीति ने काम किया है? क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलता है। यह बात ठीक है कि व्यापक रूप से आप पर हिंदुओं की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप दोनों ही पार्टियों की तरफ से या विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, लेकिन आप जातियों को भी साधते हैं और वर्गों को भी साधते हैं। वर्गों से मेरा मतलब महिला वर्ग, युवा वर्ग, किसान वर्ग वगैरह वगैरह। जी शेखर जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आज 6 अप्रैल को अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं, नेताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। आज निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि आज हमारी पार्टी ने पार्टी की स्थापना जो 1980 में हुई, उसकी स्थापना से लेकर के आज 46 साल का समय पूरा किया है। 47वां हमारा आज हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। और बिल्कुल आपने सही बात कही है कि हमें प्रारंभ में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, उस समय कांग्रेस का एक छत्र राज होता था, देश में भी, प्रदेशों में भी। फिर उसके बाद हमारी स्थापना के बाद जब पहला चुनाव हुआ 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद, तो लहर थी, उनके प्रति सिंपैथी थी और उसमें हमारी 2 सीटें आई। लेकिन हम लोग, हमारे नेताओं ने, सिद्धे अटल जी ने, आडवाणी जी ने और अन्य नेताओं ने हौसला नहीं खोया, लगातार लगे रहे, कठिनाइयों का सामना करते रहे। और 89 के चुनाव में जो लोकसभा हुए उसमें सीटें बढ़ी, फिर 91 में बढ़ी और 96 में हम कुछ समय के लिए सिद्धे अटल जी प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। फिर 98 में बने, 99 में बने, 3 बार उन्होंने रिकॉर्ड प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कई राज्यों में हमारी सरकारें बनी 91 में और उसके बाद जाके दक्षिण में भी हमारी, कर्नाटक में भी सरकार बनी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रादुर्भाव के बाद हमारा और विस्तार हुआ है, पूरे देश में विस्तार हुआ। ऐसे ऐसे राज्यों में हमारी सरकारें बनी जहां हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कभी हमारी सरकारें होंगी, जहां हमारे एक विधायक नहीं होते थे। त्रिपुरा जैसे राज्य, वहां भी हमने 2 बार सरकार बना ली। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में, हरियाणा में हम लोग गठबंधन के साथ पहले रहते थे, 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें आती थी। हरियाणा में हमने लगातार 3 बार सरकार बनाई है। दक्षिण में कर्नाटक में सरकार बनाई है। आंध्रा में हमारी गठबंधन के साथ सरकार है। महाराष्ट्र में 3 बार सरकार हो गई। इस तरह अन्य राज्य, बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तो रेगुलर बनती रहती है। गुजरात में हमारा लगातार हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये इस चीज को दिखाता है कि हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं ने त्याग, परिश्रम की पराकाष्ठा को पार करके लगातार जनता के बीच में काम किया है। और देखिए, लोकतंत्र में किसी की लोकप्रियता मापने का, सफलता मापने का तरीका यही है कि उसको जनता कितना वोट दे रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टियों के साथ अगर हमारी 3 बार लगातार सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पर जनता का विश्वास भाजपा गठबंधन के साथ है, भाजपा के सहयोगियों के साथ है। तो उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार हमारी 20 साल, 21 साल से सरकार है। वहां भी जनता ने लगातार हमको विश्वास दिलाया। इस बार 20 साल हमारी सत्ता में रहने के बाद प्रचंड बहुमत 205 सीटें हमको मिली हैं, तो बड़ी बात होती है। और मैं तो बार बार ये चीजें कहता हूँ कांग्रेस के साथियों से कि भाई, आप किसी राज्य में गलती से एक बार सत्ता तो पा जाते हैं 5 साल की, लेकिन रिपीट नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस जो लास्ट किसी चुनाव में किसी राज्य में रिपीट की थी 2011 में असम में, तो उसके बाद कांग्रेस किसी राज्य में रिपीट नहीं किए। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको जनता एक बार तो सत्ता दे देती गलती से, फिर दोबारा आप लोग रिपीट नहीं कर पाते, फिर हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। तो हमको तो जनता जो है बार बार रिपीट कर रही, जहां हम 2-2, 3-3 बार, 4 बार भी होते हैं, हमें प्रचंड बहुमत से जनता वहां पे बहुमत देती है। और जितनी भी बाकी जो कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियां हैं, अगर आप इतिहास देखेंगे 90 तक वो सारी जो पार्टियां थी या 90 के बाद जो बनी है, उनका सबका जो आधार था कांग्रेस विरोध था। चाहे समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस विरोध में ही उन्होंने अपनी राजनीति स्टार्ट की, कांग्रेस विरोध में ही वो पार्टियां बनी। आज जो सारी कांग्रेस के विरोध में बैठी हुई हैं, तो क्या फिर विचारधारा क्या रहेगी? लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी जनसंघ हो, हमने तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की। उसके पहले भी की, 80 के पहले जब जनसंघ थी, फिर जनता पार्टी बनी कुछ समय के लिए, तब भी हमने गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। उसके बाद भी हमने उसी सिद्धांत पर, उसी नियम पर हम लोग रहे। लेकिन जो अन्य पार्टियां, आज उनका सिद्धांत का क्या हुआ? आपने जिसके विरोध में आपने चुनाव लड़ा, पार्टी बनाई, जिसके विरोध में आपने संघर्ष किया, आपके पुराने कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, आज आप उसी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। तो कम से कम इन पार्टियों से कोई सिद्धांत की उम्मीद करना, इन पार्टियों को जो है भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत पे, हमारे कामों पे सवाल उठाती हैं, बिल्कुल ये शोभा नहीं देते। हम तो उसी नीति पर लगे हुए हैं और आगे भी उसी लाइन पे हम लोग काम करेंगे जिस लाइन पे हमारी जनसंघ चली थी, जिस लाइन पे हमारी भारतीय जनता पार्टी चली थी।
हम सारे सहयोगी दलों को साथ लेकर के लगातार उसी लाइन पे काम कर रहे हैं। मैं एक सवाल आपसे जरूर लूंगा और उसका छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। बदलती है भारतीय जनता पार्टी 1984 से लेकर के 2026 तक आते आते कई बार उसने अपनी चीजों पर मंथन किया है और अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ने के नए रास्ते खोजे हैं। आपने कांग्रेस विरोध की जहां तक बात की है, छोटी सी सही लेकिन एक बड़ी चीज हमें अभी हाल फिलहाल हुए एक चुनाव में देखने को मिली है। प्रशांत जी, महाराष्ट्र में आपने कांग्रेस के साथ भी एक सीट पर समझौता किया और AIMIM के साथ भी। ये बीजेपी की कौन सी पॉलिटिक्स है? नहीं तो वो जो आप निगम चुनाव का संभवतः बता रहे हैं वो स्थानीय स्तर पर हुआ। AIMIM वाला तो जो है वो फैसला पलट दिया गया जहां तक मेरी जानकारी है। कोई बड़े लेवल पर ऐसा डिसीजन हुआ तो ऐसा तो हमारा मेरी जानकारी में कोई विषय नहीं। आप सीट का नाम बताएं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। उस पे हम जाएंगे नहीं, चूंकि ये सवाल बनता था निकाय चुनाव में ही। बात आपकी ठीक है, निकाय चुनाव में ही आपने ये गठबंधन किया, इस तरीके का गठबंधन हुआ और उसके नतीजे आए। अब मैं गठबंधन वापस हो गया था, स्थानीय स्तर पर लिया गया तो वापस हो गया। ठीक है, मैं अभ्यानंद जी अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें आपने सुनी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से विवेचना करेंगे? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास वही मुद्दे हैं जो हम या कोई भी पीढ़ी लगातार सुनती आई है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, वगैरह वगैरह। जैसे मतलब क्षेत्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक में वो समस्याएं हर पीढ़ी ने हर चुनाव में सुनी है और उसको दूर करने का वादा भी सुना है। लेकिन एक पार्टी जो 2 सीटों पर थी वो आगे बढ़ती है और जिस पार्टी का पूरे देश में वर्चस्व था वो आज नेपथ्य में जाती हुई दिखाई देती है। क्षेत्रीय पार्टियों के उभार को भी बड़े नियंत्रित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न तो खत्म होने दिया है और ना ही उनको पूरी तरीके से आने दिया है। तो ऐसे में रणनीति बहुत बड़ी चीज है किसी भी पार्टी के लिए। क्या सबक है बीजेपी का आज की तारीख में? देखिए अमन जी, शेखर जी, राजनीति में एक चीज होती है कि आपको जनता कितना पसंद करती है, वही आपकी ऊंचाई और नीचाई तय करती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है, इसलिए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी और दूसरी बार यूपी में सरकार बनी। तो जनता अगर पसंद नहीं करती तो ये सरकार नहीं बनती। तो जनता पसंद करी इसलिए सरकार बन रही है। तो ये उसका पैमाना है। रहा सवाल इस बात का कि इस समय भाजपा की क्या स्थिति है। यह युग जो है, भाजपा को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो जो जनसंघ की थी जिसके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक वो जो अटल और आडवाणी की थी, और एक ये जो मोदी और अमित शाह की थी। निश्चित तौर पर मोदी और अमित शाह के युग में भाजपा ने बहुत विस्तार किया है, बहुत आगे गई है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और यह तभी संभव है जब उसने जनता की नब्ज को पहचाना है, जनता की नब्ज को पकड़ा है। तो सफलता के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी और अमित शाह का युग है, उसने बहुत बढ़िया काम किया है। इसी बलबूते पर वह जो है आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जनसंघ की बुनियाद पर बनी ये भारतीय जनता पार्टी, जो कुछ दिन के लिए जनता पार्टी भी बनी थी, जनता पार्टी में समाहित थी, लेकिन जब निकल के आई है तो उसके विस्तार का जो सिलसिला चला है वो बहुत आगे तक गया है और ये सराहनीय है। ये बिना जनता के विश्वास के, जनता के सपोर्ट के संभव ही नहीं था। उन्होंने जनता की नब्ज को समझा और जनहित के काम किए, जैसे कि आपने तमाम काम गिनाए कि इमोशनल, जैसे अनुच्छेद 370 खत्म करना, ये जनता के इमोशन से जुड़ा था कि हम लोग ये मानते थे कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान है, अलग विधान है, तो वो दिल को खटकता था। ये इच्छा शक्ति थी इस मोदी सरकार की कि उसने इस काम को किया और इस काम को पूरे देश की जनता ने अप्रिशिएट किया। कुछ अलगाववादी जो जम्मू कश्मीर में है उनको छोड़ के, कुछ ऐसे लोग जिनकी राजनीति उसको अलग रहने को सूट करती थी, जो अभी भी कहते हैं कि हमको स्वतंत्र राज मिलना चाहिए, हमको फ्री मिलना चाहिए। तो ये तो अपनी राजनीति है।
लेकिन एक देश और एक विधान का जो सपना था भाजपा के पूर्ववर्ती नेताओं का, जनसंघ के नेताओं का, पूरा सफल होता दिख रहा है। और इसमें निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अच्छा काम किया है। अगर हम यूपी के लिहाज से इसको देखें तो इसमें योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 साल के अपने कार्यकाल में इसको बहुत आगे ले गए हैं और लाइन ऑर्डर मजबूत हुआ है सब। हम तो बल्कि ये कह सकते हैं कि भले ही एक परसेप्शन बना हुआ है कि नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का अगला कौन, तो पहली बार में कहा जाता है कि अमित शाह होंगे, लेकिन मैं यह कहने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हूं कि योगी आदित्यनाथ ने वो औरा बना लिया है कि अब जब भी चर्चा होगी वो पार्टी तो के एक अपने बात भीतर की बात है। योगी अभयानंद जी, आज हम उस पर नहीं जाएंगे, पार्टी आगे क्या करने वाली है वो तो भविष्य की बात है। आज जहां बीजेपी खड़ी है, जिस जगह पर अपना स्थापना दिवस मना रही है, उस जगह के हम बात कर रहे हैं। संजीव जी हमारे साथ में हैं। संजीव जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को नेपथ्य में ढकेला है, बहुत सारे राज्यों में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, एनडीए के जवाब में यूपीए बना, बहुत सारी बातें आई, लेकिन राजनीति में असल बात यही होती है कि किसका नैरेटिव सेट हो रहा है और किसका परसेप्शन जनता के दिमाग में है, क्योंकि वोट देते समय जनता किसको वोट दे रही है। आपको लगता है कि इस जगह पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक है या ऐसी बात है जिसको शायद कांग्रेस मिस करती है और बीजेपी उस जगह पर जाकर के अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है? देखिए शेखर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ बात इतनी सी है कि 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रचार कर रही थी और कांग्रेस के राज को बता रही थी कि कितनी महंगाई है, कांग्रेस के राज में कितना करप्शन है, कांग्रेस के राज में जो लोग हैं वो त्रस्त हो चुके हैं, तो 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बहुत बड़े बड़े वादे किए और झूठे सपने दिखाने का काम और झूठे सपने बेचने का काम देश की जनता के साथ किया। देखिए, देश की जनता को हम कुछ अलग सेक्टर्स में बांटते हैं, जिसमें महिलाएं हैं, हमारे देश के युवा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। प्राइमरीली हम इन 4 सेक्टर्स को लेकर के बात करते हैं कि 2014 से लेकर के 2026 तक इन 4 वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादे किए थे कि हम इनके लिए खुशहाली लेकर के आएंगे या युवाओं को रोजगार देंगे या किसानों के लिए हम अलग-अलग किसानों की एक सेकंड सुनिए, आप एक सेकंड, आपकी बात लंबी होती जाएगी। मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। जो चीज बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कही वो कर पाई या नहीं कर पाई, वो अपनी जगह पर है, वो कायम है सवाल आपका। लेकिन 14 के बाद 19 भी आया, 19 के बाद 24 भी आया। अगर ये नहीं कर पा रहे थे तो इनका परसेप्शन टूटना चाहिए था। इनकी कमी बता करके आपकी लकीर नहीं बड़ी हो रही है। आपकी लकीर कहां है? शेखर जी, मैं वही तो कह रहा हूं, परसेप्शन टूटा ना। 2024 के जब लोकसभा चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता टीवी चैनलों पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अब की बार 400 पार, तो वो 400 तो 240 पे सिमट करके रह गया। वो परसेप्शन तो टूट गया ना देश की। मतलब ये कांग्रेस की नजर में उपलब्धि है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। कांग्रेस की उपलब्धि क्या है कि वो सरकार में नहीं आ पाई, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बीजेपी 240 पे रुक गई। ये कांग्रेस की उपलब्धि आप मानते हैं? मैं उपलब्धि की बात नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने मुझसे जो बात कही, आपने मुझसे कहा कि वो परसेप्शन टूटना चाहिए, तो मैंने आपको वही बताया कि देश की जनता के साथ जो इन्होंने वादे किए, देश की जनता ने इनको 10 साल का समय दिया। देश की जनता ने बोला कि हां, आप जो वादे कर रहे थे, जो आपने 15-15 लाख हर किसी के खाते में डालने की बात करी थी, युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, महिलाओं के सम्मान की बात करी थी, किसानों की आय को दुगनी करने का काम किया था, वो सारे के सारे जो इनके परसेप्शन थी, जिस परसेप्शन को ये 400 तक लेकर के जाना चाहते थे, वो परसेप्शन तोड़ दिया देश की जनता ने। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, मैं समझ गया आपकी बात। अब हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम धीरज जी, मैं इस समय राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी भी इसी चीज को लेकर के, देखिए जो इन्होंने 4 वर्गों में बांटा, आप 40 जातियों में बांट सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको राकेश जी। जिस तरीके से बीजेपी अपनी माइक्रो पॉलिटिक्स करती है जातियों के समीकरण को बिठाने में, ओम प्रकाश राजभर आपके पास गए थे, ओम प्रकाश राजभर टूट करके चलती सरकार के बीच में वापस इनके पास आए, इन्होंने तो मंत्री, उनको एज ए मंत्री बर्खास्त किया था, फिर भी वो वापस इन्हीं के पास आ गए। इसी तरीके से डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश में और तमाम पार्टियां हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई हैं।
स्वामी प्रसाद मौर्य चलती सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा देकर के समाजवादी पार्टी में गए, आज वो अपनी पार्टी बना करके बैठे हुए हैं। तो ऐसे में कुछ तो सपा ने भी सोचा होगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये केवल नैरेटिव और परसेप्शन का खेल नहीं है। नहीं, देखिए शेखर जी मैंने पहले भी कहा था, ये परसेप्शंस का खेल नहीं है। लेकिन इस देश में 2024 का भी चुनाव हुआ था, सबको याद है ना 2024 का। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी को 2024 का चुनाव याद नहीं रहता, जिसमें हम लोगों ने इन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। ठीक है, हम लोगों ने 43 सीटें जीती और 43 सीटों के हिसाब से अगर वही पैमाना रहे तो पांच से गुणा कर लीजिए, हम पूर्ण बहुमत से सरकार 2027 हाइपर थ्योरी में हम नहीं जाएंगे। वो 5 क्या होगा? ऐसे तो कांग्रेस के पास जब 20 विधायक आ गए थे तो उन्होंने 20 सांसद हो गए थे, 18-20 सांसद थे, 2009 की बात है। तो उनको लग रहा था कि 12 में हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत जाएंगे, 100 सीटें हमारी आ जाएंगी। तो ये परसेप्शन का खेल, उस पर नहीं जाएंगे हम। फैक्ट पे बताइए, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं क्या कि जिससे बीजेपी को चुनौती मिले, या उनकी चुनौती घट रही है इसलिए आपको वोट मिल जाएगा? बिल्कुल सुन लीजिए नीरज जी, शेखर जी सुन लीजिए। देखिए, भाजपा इतनी डरी हुई है, आज पंचायत चुनाव नहीं करवा पाती है। इनके मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, पंचायत मंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, और पिछले 4 महीने से आपके चैनल पर कई बार दिखाया गया है कि समय से होंगे, उनका समय खत्म नहीं हो रहा, समय मई में खत्म होना है और अभी तक कोई सूचना नहीं है। अगर घबराए हुए नहीं है तो क्या है ये जानते हैं। आज मैं कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं प्रशांत पटेल जी को, प्रशांत पटेल जी करा दीजिए पंचायत चुनाव। क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, क्यों घबरा रहे हैं? ठीक है, मैं आता हूं। अगर नहीं घबरा रहे हैं तो पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा रहे हैं? ठीक है राकेश जी, भाई हमारी ये तीसरी व्यवस्था है, लोकसभा ठीक है, बात समझ गया आपकी, विधानसभा और उसके बाद पंचायत। धीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पंचायत व्यवस्था को आप नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है धीरज जी, शेखर जी अभी 20 सेकंड और शेखर जी 20 सेकंड ठीक दिए। ये जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी बैठ करके लंबी चौड़ी बात कर, इन्हें पुराना जंगल राज लालू जी का याद आ रहा था, लेकिन इन्हें अपना जंगल राज याद नहीं आ रहा। अभी नालंदा के अंदर 4-5 दिन पहले प्रजापति समाज की एक महिला को जिस प्रकार से मणिपुर में घुमाया गया था, उसी तरीके से प्रजापति समाज की महिला को घुमाया गया है। ये जंगल राज नहीं है धीरज कुशवाहा जी, आप भी पिछड़े समाज से आ रहे हैं, पिछड़े समाज के साथ किस तरीके से वहां पर हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इसका जवाब लेने दीजिए। ठीक है धीरज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से, जैसा मैंने जिक्र भी किया कि आरजेडी है या समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये अपनी तरह की एक गोलबंदी करते हैं जाति समीकरण में। पीडीए उत्तर प्रदेश का बहुत ऐसा फार्मूला है जिसको सक्सेसफुल माना जा रहा है हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी और विपक्ष की तरफ से। आपको लगता है कि जो बात बीजेपी सबका साथ सबका विकास को लेकर के कहती आई है, उसमें ये चीजें 2024 के रिजल्ट से कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई देती है? देखिए शेखर जी, सपा के साथी को भी हम सुने और कांग्रेस के साथी को भी सुने। देखिए, हम सब विषयों पर आते हैं, लेकिन हम आरजेडी के साथी को हम पहले जवाब देना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी का तो नहीं है, कांग्रेस है, कांग्रेस वाले साथी को हम जवाब देना चाहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां बनी है सब कांग्रेस के विरोध में बनी है, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति रही है ये किसी से छिपा नहीं, सब जग जाहिर है। देखिए, हमारा ये कहना है कि सभी दल अपने आइडियोलॉजी पर काम करता है, और आप देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने आइडियोलॉजी पर पिछले 20 से 21 वर्षों से चला रहे हैं। इसमें सभी जात धर्म के लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई है, कभी घचपच करने वाले लोगों के लिए एकदम सख्त से सख्त सरकार संवेदनशील रहा है। और अब देखिए, अब आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व के, जो कि बिहार की विधि व्यवस्था को खराब करने में हमेशा लगे रहते हैं। और जो ये विपक्ष वाले, जो आरजेडी और सपा वाले जो मित्र बोल रहे हैं, हम इनसे कहना चाहते हैं कि सपा वाले लोग तो कम से कम ये हम लोग को न समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों को जब यूपी के जनता ने जब मौका दिया था तो इन लोगों ने क्या किया है ये किसी से छिपा नहीं है। इन्हीं के नेता बोला करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं,
उसके बाद उनके पुत्र को भी देखने को मिला था। तो ये सब बात बताने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। ये हमारे लिए स्वाभिमान और अभिमान का विषय है कि हमारे नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो कि स्वच्छ छवि वाले ईमानदार व्यक्ति हैं, और उनके साथ अगर हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए स्वाभिमान और अभिमान के विषय है। ठीक है, कहना चाहते हैं कि जो बिहार में घटनाएं हो रही है, देखिए शेखर जी, हम कहना चाहते हैं कि अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता है, किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये मंशा देखिए कि सरकार इस पर कितना एक्टिव है, संवेदनशील है, ये चीज देखना है। जो भी गड़बड़ करता है उसको तुरंत प्रशासन काम करता है, पकड़ता है, उसको उद्भेदन करता है और जेल में डाला जाता है। और उसको क्या कार्रवाई हुई है नालंदा वाली घटना पर बताएंगे जरा? क्या नालंदा वाली घटना पर क्या कार्रवाई हुई है बताएंगे क्या? आपने वो वीडियो देखी है? नहीं, आप तो बिहार के रहने वाले हैं। अरे आपने बिहार की रहने वाले, आपने वो घटना, आपने वो वीडियो देखी नहीं देखी क्या? मणिपुर की वीडियो जवाब ले, एक मिनट वीडियो है। राकेश जी, उत्तर प्रदेश को देखिए, बिहार चलाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी काफी है। चलिए ठीक है, बीच में इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं, राकेश जी और धीरज जी थोड़ा सा, अरे मैं राकेश ठीक है, धीरज आपने राकेश जी अपनी बात रख दी, उनसे जवाब भी लेने दीजिए। ठीक है धीरज जी, इसका क्या जवाब है? नालंदा वाली घटना पर आप जवाब दीजिए। क्या अरे रुकिए तो राकेश जी, तब तो जवाब नहीं। नालंदा वाले पर क्या, इसमें जवाब वाली क्या बात है? कुछ लोगों को जेल भेजा गया है और आप थोड़ा सा इंतजार तो करिए, उसका पूरा उद्भेदन करके और प्रशासन का काम करेगा। संजीव जी को चाह रहे हैं, एक सेकंड संजीव जी अपनी बात रखें। आप नहीं देखी क्या? अपनी बात आप रख दीजिए। दे रहे थे क्या? उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ, धीरज जी भी बात कर रहे थे बिहार की तरक्की के बारे में, तो मैं धीरज जी को एक सवाल करना चाहता हूँ। धीरज जी दिखाई दे रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे राकेश जी आप रुक जाइए एक मिनट, एक सेकंड भैया, चर्चा ऐसे कहां, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। मैंने सवाल संजीव, धीरज जी आप भी रुक जाइए। संजीव जी अपनी बात रखिए आप। मैं सिर्फ इनसे, भारतीय प्रवक्ता बैठे हैं जेडीयू के, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के ऊपर जो कर्जा है वो हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है, और आज की 2024 और 2025 का डाटा है कि बिहार के ऊपर 3.1 लाख करोड़ का कर्जा है। यानी कि हर बिहार का जो निवासी है उसके ऊपर। प्रशांत जी मेरा सवाल अब आपसे है, ठीक है वो हो गया, नहीं चर्चा कहीं नहीं पहुंच सकती। प्रशांत जी मेरा, संजीव जी की आवाज रोकिए। प्रशांत जी मेरा सवाल आपसे यह है कि पीडीए का फॉर्मूला 2024 में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सीटें निकली हैं, धीरज जी रुक जाइए, उसका जवाब प्रशांत जी देंगे, आपके सहयोगी हैं वो पूरा जवाब देंगे। जो जातियों की गोलबंदी है उसमें यहां इस चर्चा में भी साफ है, राकेश प्रजापति जी प्रजापति समाज पर एक महिला के साथ में जो अन्याय हुआ उठाना चाहिए, वो उठा रहे हैं, पूरी ताकत से उठा रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके की बात अलग अलग जगहों पर पीडीए के फॉर्मूले के जरिए आती है, छोटी छोटी जातियों में बटा हुए समाज को आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन विपक्ष के पास अगर कोई एक हथियार है तो वो यह है कि वापस हिंदुआने को जातियों में विभक्त कर दिया जाए, जिसमें कांग्रेस जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखती है वो अपनी तरह से बड़ा आहूत डालती है कि महिलाओं के साथ में क्या हुआ, युवाओं के साथ में क्या हुआ वगैरह वगैरह, उसमें सारी जातियां आ जाती हैं। आप चूंकि 2024 में सीटें घटी हैं, इसका जवाब कैसे आ रहा है, चाहे वो 29 हो या सामने 27 हो यूपी के अंदर? देखिए शेखर जी, क्या है कि काट की हानि जो है बार बार नहीं चढ़ती है। 24 में एक बार इनको गलती से कुछ सीटें मिल गई, लेकिन मैं 24 के बाद से 24 तक का पैटर्न देखता हूं। जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती है उन जिलों में समाजवादी पार्टी के गुंडों का लगातार अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार बढ़ गया है। लगातार हर जिले से इस तरह की खबरें आती हैं, और अनुसूचित वर्ग भी समझ रहा है कि जिनको हमने गलती से वोट दे दिया, उनको थोड़ा सा भरमा दिया गया, उनको कंफ्यूज कर दिया गया संविधान के नाम पर, उनके ऊपर ये लोग लगातार गुंडागर्दी कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से अनुसूचित वर्ग की हितकारी नहीं हो सकती। आज ये कभी लोग बाबा साहब को याद करते हैं, कभी काशीराम जी को याद करते हैं, लेकिन व्यक्ति का जब चरित्र परखना हो, जब वो सत्ता में हो तब उनका कैरेक्टर देखा जाता है। जब अखिलेश जी सत्ता में थे तो अम्बेडकर जी के नाम पर या उनके बहुजन नायकों के नाम पे जो जिले के नाम बने थे, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। बाबा साहब के नाम पर, काशीराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज जो पहाड़ के नाम थे वो बदल दिए गए। तो यही समाजवादी पार्टी थी जिसने प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया, तो लाखों जो अनुसूचित वर्ग के जो कर्मचारी थे उनको डिमोट किया गया।
इन्हीं की जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ऑफिशियली कहते थे कि बाबा साहब को भूमाफिया कहते थे, तो बोले एक पार्क पे उनकी मूर्ति लगी है, दूसरी पार्क पर इशारा कर रहे हैं, तो उस पर कब्जा करना है। तो इस तरह की मानसिकता जिस पार्टी की हो, जो पार्टी कभी अनुसूचित वर्ग को कहीं प्रमुखता से स्थान न दे, उन पे अत्याचार करे, वहां पे बार बार वो लोग नहीं जाएंगे। और लोग समझते हैं, सभी जो मैं समझता हूँ कि देश के सभी जाति वर्ग जो है सभी समझदार हैं। एक आखिरी कमेंट, अब मैं क्लोजिंग कमेंट अभ्यानंद जी से लूंगा। अभ्यानंद जी, इस चर्चा में देखिए, चर्चा क्या होता है कि किसी चीज का जवाब तलाशने के लिए जैसे हम लोग वानगी देखते हैं ना, बस उतना भर होता है। इस चर्चा में इतनी वानगी तो हमें दिख गई है कि विपक्ष जातियों पर भिड़ने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बीजेपी के पास उसके हर तीर का एक प्रत्युत्तर है जिसको वो अपने तर्कश से साध रहा है। तो क्या बीजेपी जिस तरीके से जातियों के जंजाल में फंसी 24 के चुनाव में, उससे उबर पाएगी या उसको अभी दूसरी रणनीति बनानी पड़ेगी? आज उसके स्थापना दिवस पर आप किस तरीके का उसको सुझाव देंगे? देखिए, बीजेपी को अपने रणनीतिकारों को थोड़ा समझाना होगा। बीच बीच में कुछ ऐसे काम बीजेपी के रणनीतिकार कर देते हैं जिससे दिक्कत होती है। जैसे यूजीसी के नए रेगुलेशन हैं, आप उसको ले आए, लाने के पहले देखा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, उन्होंने अपने कोर वोटर को जो है नाराज कर दिया है। ये नाराजगी अगर नहीं सुधरी तो आगे चल के आने वाले चुनाव में भारी पड़ सकती है। ठीक है, प्रशांत जी, फाइनल कमेंट। दिक्कत यह है कि भाजपा इस समय सिर्फ विकल्पहीनता का लाभ उठा रही है। जिस दिन वोटरों को उससे बेहतर विकल्प मिल जाएगा तो भाजपा के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसकी नीतियां अब जो है पहले से हमारे बेहतर पास नहीं समय रहेगी। इतना ही था। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका अभ्यानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया। धीरज जी, राकेश जी और संजीव जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी बात तो आज की चर्चा में साफ है कि विपक्ष के पास जो मौजूदा हथियार है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पीछे ढकेलने के लिए, वो है जातियों का हथियार, पीडीए का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से बड़े संवर्ग में जब हम चले जाएं तो कांग्रेस उस चीज को राष्ट्रीय स्तर पर धार देती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अपनी जातीय गोलबंदी के जरिए चुनाव में उतरती हैं और उस व्यूह को रचती हैं जिसे कांग्रेस एक बड़े घेरे में समेटने की कोशिश करती है राष्ट्रीय पटल पर। बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि गाहे बगाहे कुछ ना कुछ उसके भीतर खाने से हाल फिलहाल में ऐसी स्थितियां, ऐसे वक्तव्य, ऐसे कानून हमें देखने को मिले हैं, ऐसे एजेंडे सामने आ गए हैं जिसको लेकर के विपक्ष की धार और ज्यादा तेज हुई है, जिसमें से एक यूजीसी बिल है। लिहाजा जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, जब भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी होने की बात करती है, तो फिर उसे सोचना होगा कि इस वजन से कहीं उसका अपना कद दब ना जाए, वो ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जहां अपनी ही वजन से कोई खुद को दबा हुआ पाता है। लिहाजा जब वजन बढ़े तो बेहतर सेहत के लिए जरूरी है कि आप दौड़ते रहें, भागते रहें और साथ साथ दिमाग के घोड़े वहां तक पहुंचाएं जहां सबका साथ सबका विकास वास्तव में होता हुआ भी दिखे और हुआ भी हो। इसके उदाहरण आपके पास हों। इसके साथ ही ऐसा ना हो कि जो आपके साथ जमाने से जुड़ा रहा, जब जमाना आपका बदला है, जब आपका जमाना है, तो वो दौर आपसे कहीं छूट जाए। नमस्कार। आज हमें इस बात पर गर्व है कि हमने अपने आचरण से भारत की राजनीति में एक नया सिद्धांत स्थापित किया है, राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत।